नमस्कार। आज हम बीए फाइनल ईयर पेपर सेकंड लोक प्रशासन की दूसरी इकाई प्रशासनिक व्यवहार के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संचार यानी कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी प्रशासनिक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उसके लक्ष्यों की सफलता के लिए एक प्रभावी संचार व्यवस्था का उस संगठन में होना आवश्यक है। संचार से हमारा तात्पर्य है संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों और तथ्यों का आदान प्रदान। इस संचार के माध्यम से संगठन के कर्मचारी या उसमें काम करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के पास अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को और संगठन से संबंधित तथ्यों को प्रेषित करते हैं। किसी भी संगठन की सफलता के लिए उसके कर्मचारियों में सुचारू संचार व्यवस्था का होना आवश्यक है। मिलेट ने अच्छी संचार व्यवस्था को प्रशासनिक संगठन का रुधिर प्रवाह कहा है। जिस प्रकार शरीर में रुधिर का जो रोल है, जो भूमिका रुधिर के द्वारा शरीर में निभाई जाती है, वही भूमिका संचार के द्वारा एक संगठन में निभाई जाती है। इसी तरह फिफनर ने भी इसे प्रबंधन का हृदय कहा है। संचार की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। कीथ डेविस: संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के गुजरने और समझने की प्रक्रिया है। लुइस ए एलन: संचार उन सभी कामों का योग है जो एक व्यक्ति तब करता है जब वह दूसरे के दिमाग में कोई समझ पैदा करना चाहता है। यानी हमारे पास कोई सूचना है, हम उसे यदि दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो भी प्रयास करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, वो सभी संचार के अंतर्गत आएंगे। इसमें बताना, सुनाना और समझाना, इनसे संबंधित व्यवस्थित और निरंतर जो प्रक्रियाएं होती है वो सभी शामिल की जा सकती है। यानी संचार लिखित भी हो सकता है, हम दूसरे को लिखकर अपनी बात पहुंचाएं। ये मौखिक भी हो सकता है, हम उसको कहकर उस अपनी बात को सामने वाले तक प्रेषित करें, या कई बार इशारों से भी अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाया जाता है। तो ये सभी कार्य जो हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए करते हैं, ये सभी संचार में शामिल किए जाते हैं। न्यूटन और समर ने संचार को इस प्रकार परिभाषित किया है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, मतों या भावनाओं का आदान प्रदान है। संचार के कई प्रकार होते हैं। आंतरिक संचार संगठन के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में होता है। ये संचार ऊपर से यानी शीर्ष अधिकारियों से निम्न स्तर के कर्मचारियों की ओर भी होता है, यानी अधोगामी प्रकार का भी होता है, और ऊर्ध्वगामी यानी नीचे से शीर्ष प्रबंधन की ओर भी संचार है वो चलता है। ऊपर से नीचे की ओर संचार में आदेश और निर्देश निम्न स्तर के कर्मचारियों को दिए जाते हैं, और नीचे से ऊपर की ओर जो संचार है उसमें प्रदर्शन की रिपोर्ट या फिर कार्य और परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न समस्याएं हैं वो शीर्ष स्तर तक पहुंचाई जाती है। तो ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों प्रकार के संचार मिलकर आंतरिक संचार है, इसको एक पूर्णता प्रदान करते हैं। इसके पश्चात दूसरा प्रकार है बाह्य संचार। बाह्य संचार किसी भी संगठन का जनता के साथ जो संबंध है, जनता के साथ में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसे हम बाह्य संचार की श्रेणी में शामिल करते हैं। तीसरा है अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार है ये कर्मचारियों के आपसी संबंधों से जुड़ा है। इसमें हायरार्की का या पदानुक्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है कि बॉस है वही अपने सबॉर्डिनेट से संपर्क करेगा या उसके साथ संचार करेगा, ऐसा नहीं होता है। ये व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित एक संचार व्यवस्था होती है।
तो चाहे जैसा भी प्रशासनिक संगठन हो, उसमें ये तीनों ही प्रकार की संचार व्यवस्थाएं हैं वो उपस्थित रहती है। इसके पश्चात है संचार माध्यम, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से संचार किया जाता है, जिसमें दृश्य यानी दिखाई देता हो ऐसे कुछ संचार हो सकते हैं, जैसे कोई चित्र हो सकते हैं, कोई फिल्म हो सकती है, या लिखे गए कोई संदेश हो सकते हैं। दूसरा प्रकार है इसका श्रव्य प्रकार। श्रव्य यानी सुनने संबंधी माध्यम, मैसेज इसमें भेजे जा सकते हैं, ध्वनि गीत हो सकते हैं, और कही गई जो बातें होती है, मौखिक जो आदेश दिए जाते हैं वो श्रव्य माध्यम के द्वारा दिए जाते हैं। और तीसरा प्रकार है दृश्य श्रव्य, यानी दिखाई भी देना और सुनाई भी देना। तो इसमें टेलीविज़न इत्यादि है वो इस प्रकार के संचार में शामिल किए जाते हैं। फिर है संचार किस प्रकार संपूर्ण होता है, या संचार की प्रक्रिया है वो कैसे चलती है। तो क्लॉड शैनन और वॉरेन वीवर ने संचार की प्रक्रिया का एक बहुत ही विकसित मॉडल दिया है। उस मॉडल में संचार प्रक्रिया के 8 घटक बताए गए हैं, 8 कंपोनेंट संचार प्रक्रिया के बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला है सोर्स या स्रोत। इस स्रोत के द्वारा संचार की शुरुआत होती है। ये एक व्यक्ति या संगठन के अधिकारी हैं, उनके विचार, उनकी इरादे, उनकी आवश्यकताएं, इनको दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करता है। अब ये जो सूचना, ये जो विचार यहाँ से निकले हैं, इनकी अगले स्टेप के अंदर, अगले घटक के अंदर इनकी एनकोडिंग की जाती है। एनकोडिंग यानी इनको इस तरीके के संचार को इस तरीके के फॉर्मेट में चेंज कर देना ताकि वो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। यानी विचार है किसी के मन में, तो स्रोत में विचार आने के पश्चात यदि उन विचारों को लिख दिया जाए, या किसी मेल फॉर्मेट में या किसी टेक्स्ट के फॉर्मेट में यदि उनको बदला जाए, तो वो उन विचारों को कागज़ पे उतार देना, मैसेज में उतार देना क्या कहलाएगा? एनकोडिंग कहलाएगा या अभिकूटन कहलाएगा। इसके पश्चात संदेश, एनकोडिंग के पश्चात जो संचार की जो विषय वस्तु है वो संदेश में बदल जाती है। संदेश यानी मैसेज, यही वास्तविक भौतिक उत्पाद है जिसको प्राप्तकर्ता तक हमें आगे पहुंचाना है। अगला इसका घटक है डिकोडिंग। डिकोडिंग के अंदर जो संदेश आया है उसको इस प्रकार रूपांतरित किया जाएगा कि वो प्राप्तकर्ता है उसकी समझ में आ सके, वो उसको समझ सके। इस प्रकार उस डिकोडिंग में, अवकूटन में उस संदेश को बदला जाता है। इसके पश्चात है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता वो व्यक्ति है जिसे ये संदेश भेजा गया है, जिसे ये संदेश प्रेषित है। इसके पश्चात है फीडबैक। फीडबैक, जब कोई प्राप्तकर्ता एक संदेश को प्राप्त कर लेता है तो प्राप्तकर्ता उस संदेश को किस तरीके से समझा है, उसने किस तरीके से उस संदेश को किन अर्थों में उसको ग्रहण किया है, उसके पश्चात वो अपना कोई जवाब वापस से स्रोत की ओर रवाना करता है जहाँ से वो संदेश आया था। तो उस वापसी के संदेश को या उस जवाब रूपी संदेश को हम कहेंगे फीडबैक। और उसके अतिरिक्त अंतिम घटक है इसका शोरगुल या नॉइज़। नॉइज़ है वो संचार के प्रत्येक घटक के समय मौजूद रहती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो संचार की प्रभावितता को कम करने का प्रयास करती है, संचार की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास करती है। जितना ज़्यादा नॉइज़ होगा संचार है वो उतना ही कम प्रभावी होगा। तो इस स्लाइड में शायद मैं एक बिंदु है उसको लिखना भूल गई हूँ, वो बिंदु है माध्यम, जो संदेश के बाद में आएगा। संदेश के बाद अगला चरण होता है माध्यम। माध्यम वो मार्ग है जिसके जरिए संदेश भेजा जाता है और जो प्राप्तकर्ता और स्रोत इन दोनों को जोड़ता है। तो शैनन और वीवर के अनुसार ये मुख्यतः 8 घटक है जो किसी भी संचार प्रक्रिया का एक निर्माण करते हैं। ये एक आदर्श संचार मॉडल का निर्माण करते हैं।
इसके पश्चात है संचार के नेटवर्क या संचार के रास्ते, संचार के मार्ग। मार्ग हैं ये दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो संचार मार्ग हैं उनका निर्माण जानबूझकर सोच समझकर किया जाता है, और अनौपचारिक है वो अनधिकारिक मार्ग है, यानी स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। प्रबंधन के द्वारा यदि ऐसी व्यवस्था की जाती है कि शीर्ष अधिकारी है वो अपने अधीनस्थ को कोई ऑर्डर देगा और उसके बाद वो अधीनस्थ अपने अधीनस्थों को आगे उस सूचना को प्रेषित करेगा, तो ये एक औपचारिक प्रकार का संचार है। लेकिन यदि बिल्कुल नीचे के कर्मचारी भी कभी शीर्ष अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर लेते हैं या आपस में ही वो कोई सूचना को साझा कर लेते हैं, तो ये एक अनौपचारिक प्रकार के संचार में शामिल होगा। अनौपचारिक संचार को कीथ एंड डेविस ने ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का भी नाम दिया है। तो एक छोटा प्रश्न वन लाइनर इससे भी बनता है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन या ग्रेप वाइन संचार क्या है, और इसका ये जो विचार है ये किसने दिया था। तो कीथ डेविस ने ग्रेप वाइन संचार का मॉडल दिया है, और उनके अनुसार प्रत्येक संगठन में कुछ अनौपचारिक संचार माध्यम है वो स्थापित हो जाते हैं, उन्हें हम ग्रेप वाइन संचार माध्यम कहते हैं। तो हम इन दोनों माध्यमों के आगे जो और प्रकार हैं, सब टाइप्स हैं, उनको देखेंगे। औपचारिक संचार के प्रकार, इसमें पहला प्रकार का नेटवर्क है वो है चैनल नेटवर्क और चेन नेटवर्क या श्रृंखला नेटवर्क। इस नेटवर्क में सूचना और संदेश जो हैं वो एक हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर या तो केवल ऊपर से नीचे आते हैं या फिर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। ये औपचारिक निर्देश श्रृंखला है, उसको कठोरता से लागू करता है, यानी इसमें ऐसा नहीं होगा कि जब चाहे कर्मचारी आपसी संबंध स्थापित करके और संचार कर लें। इसमें जो निर्धारित क्रम है उसका कठोरता से पालन किया जाता है। दूसरा इसका प्रकार है तारा नेटवर्क और स्टार नेटवर्क। इसके अंदर एक जो संगठन का लीडर है या संगठन का जो हेड है वो एक सेंटर पॉइंट के रूप में काम करता है और सभी सदस्यों के साथ वही संचार स्थापित करता है। सदस्य है वो अपने आपस में संचार स्थापित नहीं करते हैं, जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है। तारे रूपी संचार व्यवस्था के अंदर केंद्र में केंद्र में संस्था का हेड है वो रहता है और वही सभी सदस्यों के साथ कम्युनिकेशन है उसको एस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है। तीसरा प्रकार है वृत्त नेटवर्क। वृत्त नेटवर्क वो होगा जिसमें समूह के सदस्य सिर्फ पड़ोसी सदस्यों से बात कर सकते हैं, पड़ोसी सदस्यों के साथ संचार स्थापित कर सकते हैं। सूचना और संदेश है वो पार्श्विक रूप से ही भेजे जाते हैं, यानी आप सभी के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे, केवल अपने पड़ोसी कर्मचारी हैं उन तक सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। चौथा प्रकार है इसका सर्व संचार मार्गी नेटवर्क। इसके अंतर्गत समूह के सभी सदस्य एक दूसरे से मुक्त रूप से बात कर सकते हैं और ये सबसे विकेंद्रीकृत प्रकार का नेटवर्क होता है। फिर है ग्रेप वाइन संचार के प्रकार या अनौपचारिक संचार के प्रकार। इसमें कई सब टाइप्स है। सबसे पहला है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क या एकल वलयक नेटवर्क। इसमें सूचना एक व्यक्ति से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक जाती है, यानी एक क्रम है उसको फॉलो किया जाता है। गपशप नेटवर्क या गॉसिप नेटवर्क, इसमें सदस्य बिना चुनाव किए ही सूचना का आदान प्रदान करते हैं, यानी यदि किसी व्यक्ति के पास सूचना है तो उसको जो भी मिलता है वो उस तक उस सूचना को पास कर देता है, यानी वो लोगों को चुनता नहीं है कि किसके काम की ये सूचना है या नहीं। हमारे पास सूचना है, हमें जो भी मिलेगा हम उस तक ही सूचना प्रेषित कर देंगे, तो इसको हम कहते हैं गपशप नेटवर्क। अगला है संभाव्यता नेटवर्क या प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। इसमें भी सूचनाएं जो है संभाव्यता या प्रोबेबिलिटी के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, यानी बेतरतीब ढंग से सूचनाओं का प्रवाह
प्रवाह है वो होता है, चाहे सदस्य के सूचना काम की है या नहीं है, एक दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, इसमें किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता। अगला है झुंड नेटवर्क। झुंड नेटवर्क के अंतर्गत सूचना चुने हुए लोगों के पास जाती है, यानी इसमें जैसा हमारे साथ होता है, कभी हमारे पास कोई सूचना है तो हम 2 लोगों को बताते वक्त क्या कहते हैं कि आगे किसी को मत बताना, सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, है ना। तो हम सेलेक्ट करते हैं कि ये सूचना हम सिर्फ इन 2 लोगों को ही देंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये 2 लोग भी आगे किन्हीं 2 लोगों को ये सूचना प्रेषित कर देंगे। तो उसी प्रकार का संचार जो हम आपस में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, वैसा ही संचार प्रशासन के अंदर, विभिन्न प्रकार के संगठनों के अंदर भी होता है। सूचना चुने हुए लोगों को दी जाती है, लेकिन वही चुने हुए व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को तक इस सूचना को प्रेषित कर देते हैं। तो कीथ डेविस के अनुसार झुंड प्रकार का ग्रेपवाइन नेटवर्क जो है वो सबसे लोकप्रिय है। एक दूसरे को गोपनीय रखने की सलाह देते हुए सूचनाएं जो पहुंचाई जाती है, वो पैटर्न है वो सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता है। इसके पश्चात है कम्युनिकेशन हमेशा प्रभावी नहीं होता, कई बार इसमें कुछ बाधाएं आ जाती है। इन बाधाओं की वजह से संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति है वो नहीं हो पाती। ये बाधाएं कई प्रकार की हो सकती है। अर्थ विषयक बाधा, यानी स्रोत के द्वारा जो संदेश भेजा गया है उसका जो वास्तविक अर्थ है उसको प्राप्तकर्ता समझ नहीं पाता, और उसको वो किसी और ही अर्थ में यदि उस संदेश को ग्रहण करता है तो संचार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ये बाधाएं भाषा संबंधी हो सकती है। इसे हम इसको गो ब्लडी गूक भाषा भी कहा जाता है, यानी कुछ ऐसे शब्दों में पिरोकर संदेशों को भेजना कि सामने वाला उसका सही अर्थ ना समझ पाए, तो उसे हम गो ब्लडी गूक मैसेजेस भी कहते हैं। दूसरी प्रकार की बाधा है वैचारिक बाधा। संगठन में काम करने वाले सभी व्यक्तियों का बौद्धिक स्तर है वो एक समान नहीं होता। उनकी शिक्षा, उनके परिवेश, उनकी परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती है। तो एक ही संचार को, एक ही सूचना को विभिन्न व्यक्ति अलग अलग अर्थ में ग्रहण करते हैं, और यदि ये अर्थ बहुत अलग अर्थ में यदि उनको ग्रहण कर लिया जाए तो संचार के अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है। तीसरा बाधा है मुख्य, वो है निष्पंदन। जब प्रेषक यानी सूचना भेजने वाला जानबूझकर सूचना के अंदर कोई बदलाव कर देता है, किसी उद्देश्य के साथ बदलाव कर देता है, तो मैसेज जिस वास्तविक रूप में पहुंचना चाहिए था उसमें नहीं पहुंच पाता और संचार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। फिर है मतांधता। इसका अर्थ है कभी कभी किसी व्यक्ति के रुझान, उसकी राय और उसके जो विश्वास, उसके जो विचारधारा है उसे सही सूचना को ग्रहण करने से रोक देती है, यानी इसमें दूसरे लोगों का कोई योगदान नहीं है। ये व्यक्ति के स्वयं के स्वभाव के ऊपर, उसके विचारों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस संदेश को किस अर्थ में लेगा। तो कभी कभी किसी खास विचारधारा, किसी खास दल से या किसी खास व्यक्ति से संबंधित होने के कारण या उसके प्रति अंधश्रद्धा रखने के कारण कई बार ऐसा होता है कि संगठन में कर्मचारी संदेशों को सही अर्थ में ग्रहण नहीं कर पाते हैं और संचार की प्रक्रिया है वो असफल हो जाती है। तो संचार एक प्रशासनिक संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक सफल संचार प्रणाली का होना आवश्यक है, और ये तभी संभव होगा जब संचार के अंदर कुछ निश्चित लक्षण पाए जाएंगे। प्रभावी संचार के लिए सबसे पहले जो संदेश भेजने वाला है वो खुद क्या संदेश भेजना चाहता है, किस उद्देश्य की प्राप्ति उस संदेश से होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में उसको पूरी तरह से सजग होना चाहिए, उसको सूचित होना चाहिए। और संगठन में इस प्रकार की कार्यप्रणाली विकसित हो कि कर्मचारी एक दूसरे के साथ विश्वास की भावना से काम करें, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन संदेशों में, संचार में किया जाए जिसको प्राप्तकर्ता है आसानी से समझ सके
और प्राप्तकर्ता का ध्यान अपने संदेशों की ओर केंद्रित करने का प्रयास करें। सहायक सामग्रियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। मिलेट ने संचार के प्रभावीकरण के लिए, संचार को प्रभावी बनाने के लिए कुछ तत्व बताए हैं। वो है स्पष्टता, यानी हम जो मैसेज या जो संदेश भेजना चाहते हैं वो बिल्कुल परिष्कृत होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और आसान भाषा में उसे होना चाहिए। दूसरा इसका लक्षण हो सकता है निरंतरता, यानी प्राप्तकर्ता जो है उसके साथ हमें निरंतर संपर्क में रहना चाहिए। पर्याप्तता, संचार है वो पर्याप्त होना चाहिए। जो मैसेज दिया जाना है, जो सूचना दी जानी है वो पूर्ण होनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी है उसको आगे प्रेषित करना संचार की असफलता का बहुत बड़ा कारण होता है। समयबद्धता, संचार है वो वक्त पर होना चाहिए। एक्शन लेने से पहले सूचनाओं का पहुंचना बहुत आवश्यक है। फिर है एकरूपता, संगठन में ऐसा ना हो कि एक कर्मचारी को हम अधिकारी कुछ सूचना दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को कुछ अलग सूचना दे रहा है। समान स्तर के अधिकारियों को समान प्रकार की सूचनाएं हैं वो उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि संगठन के कार्यों में यूनिफॉर्मिटी रहे, उनमें एकरूपता है वो बनी रहे। स्वीकार्यता, संचार के अंदर प्राप्तकर्ता जो है, रिसीवर जो है, उसके द्वारा मैसेज को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, सूचना को या संचार को उसके द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। लचीलापन, यानी संचार के अंदर अधिक औपचारिकता का समावेश नहीं होना चाहिए। मुक्त संचार, लचीला संचार, सभी कर्मचारी आपस में एक दूसरे को इच्छित सूचनाओं का, इच्छित संदेशों का आदान प्रदान कर सके, एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। इन सभी तत्वों को, सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किसी भी प्रशासनिक संगठन में एक सुदृढ़ संचार प्रणाली की स्थापना की जा सकती है और ऐसी संचार प्रणाली निश्चित तौर पर उस संगठन के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक प्रभावी भूमिका निभाएगी। धन्यवाद।